बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनीशन करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं और फिर किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको अपने लिए यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी में उसको कन्वर्ट किस तरह फिर करते हैं। तो ये चीज़ें इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल में इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनीशन करते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। बायो एनर्जेटिक्स है इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें जो एनर्जी होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रेवल करती है, किस तरीके से जाती है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किस फॉर्म में आती है और फिर उस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस फॉर्म में चली जाती है। तो इसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स तो सारे जानते होंगे। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में प्लांट्स अपने लिए खुराक बनाते हैं। इस फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह, लेकिन वो फिर बाद में आएगा। सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नतीजे में वो क्या करते हैं, वो अपने लिए जो सोलर एनर्जी है जिसको हम सन एनर्जी भी कहते हैं या जिसको हम कहते हैं कि सनलाइट को ये कैप्चर कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को ये कैप्चर कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे केमिकल एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल के फॉर्म में या कौन से कंपाउंड के फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो है ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में वही एनर्जी स्टोर की जाती है। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट को कैप्चर कर लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में, जो कि है ग्लूकोज। अब वही ग्लूकोज प्लांट्स खुद भी इस्तेमाल करते हैं और वही ग्लूकोज फिर एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों उसको इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लूकोज तो बनते हैं प्लांट्स के अंदर बनते हैं, लेकिन फिर जब उन प्लांट्स को अगर कोई एनिमल्स खा ले तो वो ग्लूकोज फिर एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के बॉडी के अंदर भी खुद रिस्पायरेशन होता है और इसी रिस्पायरेशन के नतीजे में वो वही ग्लूकोज अपने लिए भी तैयार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज एनिमल्स भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एनिमल्स उसको किस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब भी कोई एनिमल किसी प्लांट को खा लेते हैं तो वो ग्लूकोज उसके बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो फिर उसको एनिमल्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज फिर प्लांट्स भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। ग्लूकोज को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ग्लूकोज को जिस प्रोसेस के जरिए इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये बात याद रखें कि जो फोटोसिंथेसिस का मैंने जिक्र कर दिया, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो रिस्पायरेशन है वो एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है और साथ में जो प्लांट्स है हमारे उसके अंदर भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि रिस्पायरेशन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है और एनिमल्स के अंदर भी, लेकिन उसके मुकाबले में फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में यही होता है कि जो ग्लूकोज तैयार किए गए हैं, प्लांट्स ने जो ग्लूकोज तैयार किए हैं उसको फिर वो कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी में। और वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है वो भी इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन वो आ जाती है एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जितनी भी एनर्जी है वो सनलाइट से कन्वर्ट हो गई, सन एनर्जी से कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, फिर केमिकल से वो कन्वर्ट होती है एटीपी में और इसी एटीपी को फिर हम एक किस्म की हीट एनर्जी भी कहते हैं, जिस पे हमारा पूरा का पूरा जिस्म चलता है। मतलब अगर कोई बातें करता है तो इसी एनर्जी की वजह से कर सकता है, अगर कोई चल सकता है तो वो भी उसी एनर्जी की वजह से। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम हम इसी एटीपी की मदद से कर सकते हैं। और ये एटीपी आप लोगों ने जान लिया कि कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर आ गया। सबसे पहले प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया और उसके बाद फिर वही ग्लूकोज हमारे जिस्म ने इस्तेमाल कर लिया और उसको एटीपी में कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से ये एटीपी हमारे बॉडी के अंदर काम कर देती है, हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। तो जब इन पूरे प्रोसेस को कि किस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे और फिर किस तरीके से वही फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज तैयार हुआ है फिर वो किस तरीके से रिस्पायरेशन के जरिए एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम जब स्टडी कर लेते हैं तो ये हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। किस तरीके से एनर्जी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर किसी तरीके से वही फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज बना है वो किस तरीके से हम एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम
बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, या अगर इसकी हम स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स में दो टर्म्स और भी आते हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी बारी पर बाद में आएगी। एक है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन को लॉस करे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके मुकाबले में रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन वही होता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन को या अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं, वापस हासिल कर लेते हैं, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एटीपी। तो हमने डिस्कस कर दिया कि एटीपी बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के नतीजे में, लेकिन ये एटीपी है क्या? एटीपी क्या चीज़ है? तो एटीपी को हम कहते हैं एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। के एटीपी हमारे जिस्म का एक करेंसी है। जिस तरीके से कोई भी मुल्क पैसों के बगैर नहीं चलता, इसी तरीके से हमारा जिस्म भी एनर्जी के बगैर नहीं चल सकता। और वो एनर्जी कौन उसको प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड कर लेता है एटीपी। और इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका ये फुल फॉर्म है। और इसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इसी सेंस में कहते हैं क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो उस प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी निकलती है और फिर वही एनर्जी बॉडी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल में ला देती है। तो इसी वजह से एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो एटीपी है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है राइबोस, दूसरे नंबर पे आता है एडेनिन और तीसरे नंबर पे आता है फॉस्फेट ग्रुप्स। तो ये 3 चीजें इसके अंदर होती है। इसी एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर 3 चीजें होती है, राइबोस, एडेनिन और फॉस्फेट ग्रुप्स। तो यहाँ पे एडेनोसिन का तो जिक्र नहीं है, लेकिन एडेनोसिन हम उसे कहते हैं कि जब ये राइबोस और ये एडेनिन एक दूसरे के साथ मिल जाए, मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इस फॉस्फेट ग्रुप के अलावा ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम एडेनोसिन कहते हैं। इसके हम एडेनोसिन कहते हैं। तो ये एडेनोसिन हो गया और उसके पास 3 फॉस्फेट है, 1, 2 और 3। तो ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसी फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो उसके नतीजे में एनर्जी निकलती है, और एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी निकलती है तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज की जो एनर्जी है वो यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर क्या होता है? तो यहाँ पे देख ले कि एटीपी बेसिकली यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। जब वो एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए तो उसके नतीजे में बनता है एडीपी। फिर हम कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वहां पे हमने लिखा है ट्राइफॉस्फेट का मतलब यह है कि उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन यहां पे मैंने लिख दिया डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब है 2 और ट्राई का मतलब है 3। तो इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन जब वो ब्रेक हो गया तो इससे एक फॉस्फेट निकल जाता है। तो जब वो फॉस्फेट निकल गया तो ये बन जाता है एडीपी, और वो फॉस्फेट यहाँ पे आ गया इसके साथ, और साथ में रिलीज कर देती है 7.3 किलो कैलोरीज की एनर्जी ये रिलीज कर देते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं कि जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट होते हैं, तो उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया, तो वो फॉस्फेट इधर आ गया और एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। पहले उसके पास 3 फॉस्फेट थे, लेकिन अब उसके पास आ चुके हैं 2 फॉस्फेट, तो ये बन गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ में एनर्जी रिलीज की गई 7.3 किलो कैलोरीज की। अब यही एनर्जी फिर हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेती है, हमारे सेल्स इस्तेमाल कर लेते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए। मतलब इस एनर्जी को फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, जो हम हरकत कर सकते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जब बातें करते हैं तो उसके लिए भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सब्सटेंसेस हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है वो सेल के अंदर जाते हैं या सेल के बाहर जाते हैं, तो उन चीज़ों को सेल के अंदर लेने के लिए या सेल से बाहर ले जाने के लिए वहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी वजह से एटीपी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए, और इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा काम कर देती है वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के पार्ट्स
प्लांट्स ज़्यादा काम नहीं कर सकते या ज़्यादा काम नहीं करते, उनका इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है, तो फिर वहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल थोड़े से कम बनते हैं। तो इसको दोबारा मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ। बायो एनर्जेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगी, किस तरीके से प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करेगा, और फिर उस खुराक को जो प्लांट्स ने अपने लिए तैयार किया है वो खुद किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और फिर उस खुराक को एनिमल्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब है द गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ये जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके नतीजे में हमें एटीपी मिलती है। अब वो एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी का ये फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, लेकिन इसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और फिर वही एनर्जी हमारा जिस्म अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट के लिए, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, हम जब बातें करते हैं उसके लिए। तो बेसिकली हर एक एक्टिविटी इसी एटीपी की मदद से होती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नतीजे में ग्लूकोज बना ये किस तरीके से बन जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।